रामशरण बाबू का जीवन उस पुराने नीम के पेड़ जैसा था जो उनके आंगन में खड़ा था, जिसने खुद कड़ी धूप सही थी ताकि दूसरों को छाव मिल सके। 70 पार कर चुकी उनकी उम्र उनके चेहरे पर साफ झलकती थी। चेहरे की हर लकीर एक कहानी कहती थी, एक संघर्ष का दस्तावेज थी। आंखों में एक अजीब सी नमी हमेशा तैरती रहती थी, मानो आंसुओं का कोई पुराना समुद्र हो जो अब सूखने की कगार पर है, लेकिन उसका खारापन बाकी है। जवानी में ही पत्नी के गुजर जाने के बाद रामशरण के लिए दुनिया वीरान हो गई थी। गोद में 3 साल का बेटा प्रकाश और 1 साल की फूल सी बेटी सुमन थी। लोगों ने दूसरी शादी की सलाह दी, लेकिन रामशरण ने अपने बच्चों के भविष्य को ही अपना जीवन साथी चुन लिया। वे एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। तनख्वाह सीमित थी, लेकिन जरूरतें असीमित। उन्होंने अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया, खुद फटी बनियान पहनी ताकि बच्चों को नए स्कूल ड्रेस मिल सके। कई रातें भूखे सोए ताकि बच्चों के टिफिन में कमी न रहे। लेकिन इन सब संघर्षों के बीच सुमन उनके जीने की वजह थी। सुमन, नाम जैसा ही उसका स्वभाव था। वो घर की रौनक थी। रामशरण दफ्तर से थक कर आते तो सुमन दौड़कर पानी का गिलास लाती, उनकी गोद में सिर रखकर दिन भर की बातें बताती। वो उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का सुकून थी। रामशरण अक्सर उसकी माथे को चूम कर कहते, मेरी गुड़िया, तू देखना एक दिन राज करेगी। उन्होंने सुमन को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समाज के ताने सुने कि लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करोगे, चूल्हा ही तो फूकना है। लेकिन रामशरण ने उसे कॉलेज भेजा। वो उनकी शान थी, उनका अभिमान थी। प्रकाश भी बड़ा हुआ, नौकरी लग गई, लेकिन रामशरण का दिल हमेशा सुमन के लिए थोड़ा ज्यादा धड़कता था। वो उनकी आंखों का तारा नहीं, आंखों की रोशनी थी। समय पंख लगाकर उड़ गया। सुमन की शादी का दिन आ गया। रामशरण ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, अपनी भविष्य निधि, पीएफ का एक एक पैसा, यहां तक कि अपना पुश्तैनी छोटा सा मकान भी गिरवी रख दिया ताकि बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए। विदाई का वो क्षण रामशरण के जीवन का सबसे भारी क्षण था। जब सुमन लाल जोड़े में सजी रोती हुई उनके गले लगी तो रामशरण को लगा जैसे उनके शरीर से प्राण निकल रहे हों। उन्होंने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और रुंधे गले से कहा, जा बेटी, सुखी रहना। तेरा ये बाबुल हमेशा तेरे लिए यहां है। सुमन चली गई और घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जो दीवारों से टकराकर गूंजता था। कुछ महीनों बाद प्रकाश की भी शादी हो गई। रेणुका घर की बहू बनकर आई। रेणुका शहर के एक तेज तर्रार परिवार से थी। सुंदर थी, आधुनिक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो रामशरण को कभी कभी बेचैन कर देती थी। वो महत्वाकांक्षा और असंतोष की चमक थी। शुरुआत में सब ठीक रहा। नई बहू का उत्साह था। घर में फिर से रौनक लौटी थी। लेकिन सुमन बदल रही थी। शादी के शुरुआती महीनों में उसके फोन रोज आते थे, फिर हफ्ते में एक बार, और फिर धीरे धीरे महीनों में। जब वो आती तो वो पुरानी सुमन नहीं लगती थी। उसकी बातों में अब ससुराल की दौलत, नई कार और महंगे गहनों का जिक्र ज्यादा होता था। पिता का संघर्ष अब उसके लिए एक बीती हुई, शायद थोड़ी शर्मिंदा करने वाली कहानी बन गया था। रामशरण इस बदलाव को महसूस कर रहे थे, लेकिन पिता का दिल था, मानने को तैयार नहीं था। उन्हें लगता था कि बेटी नए घर में व्यस्त है, अपनी गृहस्थी जमा रही है। उन्होंने खुद को समझाया, लड़कियां तो पराई अमानत होती है, अब उसका असली घर वही है। लेकिन ये झूठ उनके अकेलेपन को कम नहीं कर पाया। रेणुका का असली रंग शादी के 6 महीने बाद दिखना शुरू हुआ। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। बाबूजी, आप नहाते समय बहुत पानी गिराते हैं, बिल ज्यादा आता है, रेणुका ने एक सुबह नाश्ते की मेज पर कहा। उसकी आवाज में शिकायत कम
और आदेश ज्यादा था। रामशरण सक्का गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, बुढ़ापा है, हाथ कभी कभी काम जाते हैं, ध्यान रखूंगा। प्रकाश चुपचाप अखबार पढ़ता रहा। ये उसकी चुप्पी ही थी जिसने रेणुका के हौसले बढ़ाए। धीरे धीरे रसोई में बदलाव आने लगे। रामशरण को कम तेल मसाले का सादा खाना पसंद था, लेकिन अब घर में वही बनता जो रेणुका को पसंद था, तीखा, मसालेदार। एक रात रामशरण को खाने में सिर्फ 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी बची हुई दाल मिली। सब्जी खत्म हो चुकी थी। अरे बहू, आज सब्जी नहीं बनाई क्या? रामशरण ने संकोच से पूछा। रेणुका ने रसोई से ही ऊंची आवाज में जवाब दिया, बनाई तो थी, प्रकाश और मैंने खा ली। आपको तो वैसे भी रात में हल्का ही खाना चाहिए, पचता नहीं है ना। रामशरण के गले में निवाला अटक गया। ये सिर्फ खाने की बात नहीं थी, ये उनके अस्तित्व को नकारे जाने की शुरुआत थी। उन्होंने चुपचाप पानी के साथ रोटियां निगली और अपने कमरे में चले गए। उस रात उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उन्हें सुमन की याद आई। वो होती तो क्या ऐसा होने देती? उन्होंने सुमन को फोन लगाया। हेलो सुमन, कैसी हो बेटी? हाँ पापा, ठीक हूं, अभी थोड़ी बिजी हूं, बाद में करती हूं। सुमन ने जल्दी से फोन काट दिया। पीछे से किसी पार्टी के शोर शराबे की आवाज आ रही थी। रामशरण फोन हाथ में पकड़े अंधेरे में बैठे रहे। उस रात पहली बार उन्हें लगा कि जिस नींव को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, वो खोखली हो चुकी है। समय के साथ रेणुका का व्यवहार और जहरीला होता गया। अब ताने छिपकर नहीं, खुलेआम मारे जाते थे। दिन भर खांसते रहते हैं, पूरी रात नींद नहीं आती। रेणुका ने एक दिन अपनी सहेली से फोन पर बात करते हुए जोर से कहा, ताकि रामशरण सुन सके, घर को अस्पताल बना रखा है, खुद तो मरते नहीं, हमें मार डालेंगे। रामशरण अपने कमरे में थे। ये शब्द उनके सीने में खंजर की तरह उतरे। वे दमा के मरीज थे। उनकी खांसी उनके बस में नहीं थी। वे अपनी खांसी को दबाने की कोशिश करते, मुंह पर तकिया रख लेते ताकि आवाज बाहर न जाए, लेकिन बुढ़ापे का शरीर उनका साथ नहीं देता था। एक बार सुमन घर आई। वो काफी बदल चुकी थी। महंगे कपड़े, हाथों में ब्रांडेड बैग और बातों में एक अजीब सा घमंड। रामशरण ने उम्मीद की कि शायद बेटी उनके गिरते स्वास्थ्य या घर के तनावपूर्ण माहौल को भांप लेगी। कैसी हो सुमन? रामशरण ने कमजोर आवाज में पूछा। ठीक हूं पापा, आप बताओ। भाभी कह रही थी आप आजकल बहुत चिड़चिड़े हो गए हो। सुमन ने बिना उनकी तरफ देखे अपना फोन चेक करते हुए कहा। रामशरण सन्न रह गए। उनकी अपनी बेटी, जिसे उन्होंने पलकों पर बिठाया था, वो आज उनकी नहीं, बल्कि उस बहू की भाषा बोल रही थी जो उन्हें बोझ समझती थी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस बुढ़ापा है। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की। पापा, आपको थोड़ा एडजस्ट करना सीखना चाहिए। भाभी पर घर की इतनी जिम्मेदारी है, आप छोटी छोटी बातों पर उन्हें परेशान मत किया करो, सुमन ने उपदेशात्मक लहजे में कहा। उस दिन रामशरण ने जाना कि खून के रिश्ते भी पानी से पतले हो सकते हैं जब उनमें स्वार्थ मिल जाए। सुमन अब उनकी लाडली बेटी नहीं थी। वो एक ऐसी महिला थी जो अपनी सुविधा और सामाजिक रुतबे के बुलबुले में जी रही थी, जहां एक बूढ़े, बीमार पिता के लिए कोई जगह नहीं थी। रामशरण की तबीयत और बिगड़ गई। उन्हें निमोनिया हो गया। डॉक्टर ने दवाइयां लिखी और आराम करने को कहा। दवाइयों का बिल देखकर रेणुका का पारा चढ़ गया। हर महीने हजारों की दवाइयां। कहां से लाए इतना पैसा? प्रकाश की सारी कमाई तो इन्हीं की बीमारियों में चली जाती है। प्रकाश, जो अब तक मौन दर्शक था, पहली बार बोला, रेणुका, धीरे बोलो, बाबूजी सुन लेंगे। सुनने दो, सच ही तो कह रही हूं। कब तक ढोएंगे हम इस बोझ को? हमारे भी तो सपने हैं, हमारा भी तो भविष्य है। ये बहस रामशरण के कमरे के बाहर ही हो रही थी। वे बुखार में तप रहे थे।
लेकिन ये बातें उनके बुखार से ज्यादा गर्म और तकलीफ देह थी। वे एक शब्द नहीं बोले, बस अपनी पुरानी चादर को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली, जैसे कि ऐसा करने से वे इस कड़वी हकीकत से गायब हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद रेणुका ने एक नया फरमान जारी किया। बाबूजी का कमरा सड़क की तरफ है, बहुत शोर होता है, उन्हें पीछे वाले स्टोर रूम में शिफ्ट कर देते हैं, वहां शांति रहेगी। असलियत यह थी कि वो रामशरण का बड़ा और हवादार कमरा अपने इस्तेमाल के लिए चाहती थी। पीछे वाला स्टोर रूम छोटा था, उसमें सीलन की बदबू आती थी और सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी जो एक गंदी गली में खुलती थी। रामशरण ने कोई विरोध नहीं किया। वे चुपचाप अपना थोड़ा सा सामान, 2 जोड़ी कपड़े, कुछ पुरानी किताबें और सुमन के बचपन की एक फोटो उठाकर उस काल कोठरी जैसे कमरे में चले गए। वो कमरा उनके जीवन का प्रतिबिंब था, अंधेरा, उपेक्षित और घुटन भरा। वो सर्दियों की एक रात थी। रामशरण को जोरों की प्यास लगी। उनके कमरे में रखा पानी का जग खाली था। वे कांपते पैरों से उठकर रसोई की तरफ गए। रसोई में अंधेरा था। उन्होंने पानी की बोतल उठाने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण हाथ से छूटकर गिर गई। कांच टूटने की तेज आवाज हुई। अगले ही पल रेणुका और प्रकाश अपने कमरे से बाहर निकल आए। क्या तमाशा है ये आधी रात को? रेणुका चीखी। चैन से सोने भी नहीं देते। क्या तोड़ दिया अब? बहू, वो पानी, प्यास लगी थी, रामशरण ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। रेणुका ने लाइट जलाई। फर्श पर कांच के टुकड़े और पानी फैला था। दिखता नहीं है क्या? अंधे हो गए हो? अब ये गंध कौन साफ करेगा आधी रात को? प्रकाश ने झुंझलाकर कहा, बाबूजी, आप सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे? तभी रेणुका ने वो किया जिसकी कल्पना रामशरण ने कभी नहीं की थी। उसने पास पड़ी झाड़ू उठाई और रामशरण के पैरों के पास जोर से पटकी। साफ करो इसे, अभी के अभी। नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी कि दिन भर तुम्हारी गंदगी साफ करूं। रामशरण की आंखों से आंसू बह निकले। वे 70 साल के थे, बीमार थे, और उनकी बहू उनसे कांच के टुकड़े उठवा रही थी और उनका बेटा खड़ा देख रहा था। उनके स्वाभिमान की ये अंतिम हत्या थी। वे घुटनों के बल बैठे और कांपते हाथों से कांच के टुकड़े उठाने लगे। एक टुकड़ा उनकी उंगली में चुभ गया। खून की एक बूंद फर्श पर गिरी। उस बूंद में उनकी पूरी जिंदगी का अपमान सिमटा हुआ था। अगली सुबह घर का माहौल बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। नाश्ते की मेज पर रेणुका ने अपना फैसला सुनाया। प्रकाश, अब बहुत हो गया। मैं और नहीं झेल सकती। या तो बाबूजी इस घर में रहेंगे या मैं। रोज रोज की ये किचकिच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। प्रकाश ने सिर झुका लिया। तो क्या करें? मैंने पता किया है। शहर के बाहर एक शांति धाम वृद्धाश्रम है। बहुत अच्छी जगह है। वहां उनकी उम्र के लोग होंगे, उनका मन भी लगेगा और देखभाल भी अच्छी होगी। रेणुका ने यह सब इतनी आसानी से कह दिया जैसे किसी पुराने फर्नीचर को बेचने की बात कर रही हो। रामशरण अपने स्टोर रूम में बैठे सब सुन रहे थे। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि यह दिन आने वाला है। दोपहर को सुमन को बुलाया गया। रामशरण को लगा कि शायद सुमन इसका विरोध करेगी, लेकिन सुमन ने कहा, शायद भाभी ठीक कह रही है। पापा यहां खुश नहीं हैं। वहां उन्हें कंपनी मिलेगी और हम लोग तो है ही, मिलने जाते रहेंगे। सुमन के इन शब्दों ने रामशरण के अंदर जो थोड़ी बहुत जीने की इच्छा बची थी, उसे भी खत्म कर दिया। उनकी अपनी बेटी, उनके जिगर का टुकड़ा, उन्हें घर से निकालने के फैसले पर मुहर लगा रही थी। रामशरण ने एक छोटे से बैग में अपने कपड़े रखे। सुमन की बचपन की वो फोटो सबसे ऊपर रखी। जब वे घर से निकले तो उन्होंने एक बार मुड़कर उस घर को देखा जिसे उन्होंने अपनी मेहनत की एक एक ईंट से बनाया था। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे,
सिर्फ एक गहरा शून्य था। सुमन और प्रकाश उन्हें छोड़ने गए। कार में पूरी रास्ते खामोशी रही, वो खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा कान फोड़ू थी। शांति धाम शहर के शोर शराबे से दूर एक सुनसान इलाके में था। एक ऊंची चारदीवारी और एक बड़ा लोहे का गेट। गेट पर जंग लगा था और वह एक डरावनी आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही फिनाइल और सीलन की मिलीजुली गंध ने रामशरण का स्वागत किया। ये गंध उन्हें जीवन भर नहीं भूलने वाली थी। ये बुढ़ापे, बीमारी और उपेक्षा की गंध थी। एक रूखे स्वभाव का वार्डन उन्हें मिला। उसने एक रजिस्टर में उनका नाम दर्ज किया, जैसे किसी कैदी का नाम लिखा जाता है। प्रकाश ने औपचारिकताएं पूरी की। सुमन ने एक बार भी पिता की आंखों में नहीं देखा। हम चलते हैं पापा, अपना ख्याल रखना, हम जल्दी ही मिलने आएंगे, सुमन ने जल्दीबाजी में कहा, मानो यहां की हवा उसे बीमार कर रही हो। वे मुड़े और चले गए। रामशरण वहीं खड़े रहे, उस बड़े लोहे के गेट को देखते हुए जो उनके और उनकी दुनिया के बीच बंद हो चुका था। उस गेट के बंद होने की आवाज उनके दिल पर हथौड़े की तरह लगी। वे अब अनाथ थे, 70 साल की उम्र में, जीते जी अनाथ। वृद्धाश्रम में जीवन एक सजा जैसा था। एक बड़ा सा हॉल था जिसमें 20 पलंग लगे थे। हर पलंग पर एक कहानी थी, एक दर्द था, एक इंतजार था। रामशरण को कोने का एक पलंग मिला। उनके बगल वाले पलंग पर मास्टर जी थे, जो पिछले 5 सालों से यहां थे। वे हर रोज सुबह उठकर गेट के पास घंटों बैठे रहते थे कि शायद आज डाकिया उनके बेटे की चिट्ठी लाएगा। चिट्ठी कभी नहीं आई। एक और बुजुर्ग महिला थी जो दिन भर एक पुरानी गुड़िया को छाती से लगाए रहती थी और उसे अपनी पोती समझकर बातें करती थी। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। यहां की रातें सबसे भयानक होती थी। अंधेरा होते ही हॉल में खांसने, करहाने और सिसकने की आवाजें गूंजने लगती थी। रामशरण अपनी चादर में मुंह छिपाकर घंटों रोते थे। वे अपनी किस्मत पर नहीं, बल्कि अपनी परवरिश पर रोते थे। मैंने कहाँ कमी छोड़ दी थी? वे खुद से पूछते। क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था कि मेरी बेटी उसे भूल गई? क्या मेरी ईमानदारी इतनी सस्ती थी कि मेरे बेटे ने उसे अपनी पत्नी के लालच के आगे बेच दिया? वे याद करते कि कैसे वे सुमन को कंधे पर बिठाकर मेला घुमाने ले जाते थे, कैसे उसकी एक मुस्कान पर वे अपनी सारी थकान भूल जाते थे। वे यादें अब उन्हें सुकून नहीं देती थी, बल्कि कांटे बनकर चुभती थी। महीने बीत गए। सुमन और प्रकाश कभी कभार फोन कर लेते, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। जल्दी ही मिलने आएंगे का वादा कभी पूरा नहीं हुआ। इधर शहर में रेणुका और प्रकाश की दुनिया में भूचाल आने वाला था। रेणुका ने प्रकाश को मनाकर रामशरण का गिरवी रखा हुआ पुश्तैनी मकान बेच दिया था और उस पैसे को एक चिट फंड कंपनी में लगा दिया था, जिसने दुगने मुनाफे का वादा किया था। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन 6 महीने बाद वो कंपनी रातों रात गायब हो गई। प्रकाश और रेणुका की जिंदगी भर की कमाई और बाबूजी के मकान का पैसा सब डूब गया। कर्जदारों ने घर पर दस्तक देनी शुरू कर दी। बैंक ने उनकी कार जब्त कर ली। प्रकाश की नौकरी पर भी बात आ गई, क्योंकि लेनदार दफ्तर पहुंचकर हंगामा करने लगे। दूसरी तरफ सुमन की परफेक्ट लाइफ में भी दरारें आ गई थी। उसके पति का एक दूसरी औरत से चक्कर चल रहा था। जब सुमन ने विरोध किया तो उसके पति ने उसे घर से निकलने की धमकी दी। तुम्हारी हैसियत ही क्या है, मेरे पैसों पर ऐश करती हो, उसने सुमन के मुंह पर कहा। सुमन को पहली बार अपने पिता के शब्दों का मतलब समझ आया। स्वाभिमान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती बेटी। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मुसीबत के इस दौर में रेणुका का असली चेहरा प्रकाश के सामने पूरी तरह आ गया। वो अब प्रकाश को कोसती थी, उसे नाकारा और बदनसीब कहती थी। एक दिन लेनदारों से तंग आकर
प्रकाश ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। अस्पताल में जब वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, तब रेणुका उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। वो डूबते जहाज से कूदने वाली पहली चूहा थी। सुमन को जब भाई की हालत का पता चला तो वो दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची। प्रकाश को आईसीयू में देखकर उसका कलेजा फट गया। होश में आने पर प्रकाश ने सुमन का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, दीदी, ये सब हमारे कर्मों का फल है। हमने बाबूजी के साथ बहुत गलत किया। उनकी आह लग गई हमें। सुमन सन्न रह गई। पिछले कुछ महीनों की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह घूम गई। पिता का अपमान, वो अंधेरा कमरा, वो टूटा हुआ कांच और वो लोहे का गेट। उस रात सुमन को नींद नहीं आई। वो पूरी रात रोती रही। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि जिस पैसे और रुतबे के लिए उसने अपने पिता को ठुकराया था, वो सब छलावा था। अगले दिन एक एनजीओ की मदद से मामला पुलिस तक पहुंचा। रेणुका के खिलाफ बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। समाज में थू-थू हुई। जो लोग कल तक सुमन और रेणुका की पार्टियों में शामिल होते थे, आज उनसे नजरें चुराने लगे। सुमन और प्रकाश दोनों अपने पापों का बोझ लिए शांति धाम पहुंचे। 1 साल बीत चुका था। जब वे वहां पहुंचे तो वार्डन ने उन्हें बताया कि रामशरण बाबू अब नहीं रहे। 2 दिन पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीख मारकर रो पड़ी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पापा से माफी मांगनी थी। मुझे उन्हें घर ले जाना था। वार्डन उन्हें उस पलंग तक ले गया जहां रामशरण रहते थे। पलंग खाली था। सिर्फ एक पुराना बैग और तकिए के नीचे एक लिफाफा रखा था। सुमन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी और सुमन की वही बचपन की फोटो। चिट्ठी टूटी फूटी लिखावट में लिखी थी, मेरी प्यारी सुमन और प्रकाश, मैं जानता हूं कि तुम लोग मुझे लेने जरूर आओगे। मुझे तुम पर भरोसा है। जब तक तुम आओगे शायद मैं न रहूं। इस बुढ़ापे के शरीर ने अब साथ छोड़ दिया है। मेरी एक आखिरी इच्छा है, मेरे जाने के बाद खुद को कभी दोषी मत मानना। मैंने तुम्हें माफ किया। मां बाप कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं हो सकते, बस थोड़ा दुखी हो जाते हैं। सुमन बेटी, तू मेरी गुड़िया थी और हमेशा रहेगी। प्रकाश, तू मेरा अभिमान है। तुम दोनों खुश रहो, बस यही दुआ है मेरी। तुम्हारा बदनसीब बाप। चिट्ठी पढ़कर सुमन और प्रकाश दहाड़े मारकर रोने लगे। वे उस खाली पलंग से लिपट गए जहां उनके पिता ने अपनी जिंदगी के आखिरी दर्दनाक महीने बिताए थे। रामशरण ने अपनी मृत्यु में भी उन्हें माफ करके अपनी महानता साबित कर दी थी, लेकिन उनकी ये माफी सुमन और प्रकाश के लिए सबसे बड़ी सजा बन गई। वे जानते थे कि अब वे पूरी जिंदगी इस प्रायश्चित की आग में जलेंगे। उनके पास प्रायश्चित करने का मौका था, लेकिन समय नहीं था। उन्होंने पिता का अंतिम संस्कार किया। चिता की लपटों को देखते हुए सुमन को लगा कि उन लपटों में उसका अपना अस्तित्व भी जल रहा है। वे वापस लौटे, लेकिन एक ऐसे घर में जो अब घर नहीं, एक खाली मकान था, जहां सिर्फ यादें थी और एक कभी न खत्म होने वाला पछतावा।